नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल केवल एकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि हमारा जो है एक पीटी 365 का सीरीज चल रहा है। ठीक है, एक पीटी 365 का सीरीज चल रहा है जिसमें हमने पॉलिटी के सेक्शन को डिस्कस कर लिया है अभी तक, और अब हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें आर्ट एंड कल्चर के बारे में। तो उसके साथ साथ ही दोस्तों, जैसा कि अब लगभग तय हो चुका है कि 31 मई को प्रीलिम का एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे जा रहे हैं, हम जो है पीटी 365 सीरीज के साथ ही इसके पैरेलल में जो है विभिन्न संस्थानों के टेस्ट सीरीज को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें कि आज ही हमारा पहला टेस्ट है। ठीक है, इसमें हम डेली जो है कुछ कुछ क्वेश्चनों को करते चलेंगे प्रत्येक पेपर से। ठीक है, मतलब प्रत्येक पेपर कहने का अर्थ ये है मेरा कि इसमें हम लोग संपूर्ण पेपर को सॉल्व करेंगे, मतलब पूरे पेपर को सॉल्व करेंगे धीरे धीरे करते हुए। ठीक है, तो ये हमारा इस सीरीज का पहला लेक्चर है। ठीक है, तो चलिए आज की डिस्कशन शुरू करते हैं। डिस्कशन शुरू करने से पहले एक चीज़ और आपको बता दूं, जैसे इसमें क्वेश्चंस में दिए हुए हैं, ठीक है, ये चीज़ जो दिया हुआ है, कूट जो दिया हुआ है, ये मैं ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, ये आप अपने से देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्योंकि ऐसे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन के साथ। साथ ही साथ एक चीज़ और कहना चाहूँगा दोस्त मित्रों, कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को प्रायः जीवंत दस्तावेज कहा जाता है क्योंकि। कथन एक है कि भारतीय संविधान में समाज की परिवर्तनशील आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तन किया जा सकता है। कथन दो है कि संविधान राजनीतिक वर्ग और न्यायपालिका दोनों के द्वारा व्याख्या के लिए पर्याप्त नम्यता प्रदान करता है। ठीक है, तो कौन से ऑप्शन सही होंगे देख लीजिए आप लोग। ठीक है, मुझे लगता है अब तक सॉल्व कर लिया होगा आपने, तो इसमें जो है दोनों ही सही ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 हमारा। देखिए, जहाँ इंपॉर्टेंट होगा वहाँ पे जो है उस क्वेश्चन की डिटेलिंग के बारे में भी चर्चा की जाएगी, अगर वह कुछ ज़रूरी होता है या ऐसा होता है जो साधारणतया ना समझ में आ पाए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को लेकर के है। तो क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा निम्नलिखित में से कौन से कार्य या कार्यों का निष्पादन किया जाता है। पहला क्वेश्चन है अनुसूचित जातियों को उनके अधिकारों और रक्षोपायों से वंचित करने से संबंधित विशिष्ट शिकायतों की जांच करना। दूसरा है कि सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की मात्रा में वृद्धि और कमी का निर्धारण करना। तीसरा है कि अनुसूचित जातियों से संबंधित सरकारी कर्मचारियों की सूची तैयार एवं अद्यतित करना तथा आरक्षित कोटे के माध्यम से प्रोन्नति हेतु उनके नामों की अनुशंसा करना। ऑप्शंस देख लीजिए आप लोग कूट इसके। ठीक, तो अब चलते हैं इसके सही ऑप्शन के बारे में। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल कथन एक सत्य है, बाकी दोनों कथन सत्य क्यों नहीं है। तो देखिए, सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की मात्रा में वृद्धि या कमी का निर्धारण, ये जो है डीओपीटी के माध्यम से किया जाता है, यानी कि लोक कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा। ठीक है, तो जब यह कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा किया जाता है तो तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा कथन क्या कह रहा है, यह कह रहा है कि अनुसूचित जातियों से संबंधित सरकारी कर्मचारियों की सूची तैयार करना तथा आरक्षित कोटे के माध्यम से प्रोन्नति हेतु उनके नामों की अनुशंसा करना। तो यह काम भी तो भैया डीओपीटी ही करेगा। ठीक है, तो ये दोनों का कथन जो है किसके कार्य हैं, ये डीओपीटी यानी कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के काम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या कह रहा है, तो यह है कि भारत के संविधान के तहत राज्य की नीति के निदेशक तत्व तो निर्धारित करते हैं। मतलब नीति निदेशक तत्व तो क्या क्या निर्धारित करते हैं, ये पूछना चाह रहा। पहला ऑप्शन है कुछ नीतियाँ जिन्हें सरकार द्वारा अपनाया जाना चाहिए। दूसरा, लक्ष्य एवं उद्देश्य जिन्हें हमें एक समाज के रूप में अपनाना चाहिए। तीसरा कथन है कि मूल अधिकारों से इतर लोगों को प्रदत्त कुछ अधिकार। ऑप्शंस देख लीजिए। ठीक है, तो सही आंसर है इसका आंसर नंबर डी, यानी कि तीनों कथन ही सत्य हैं। देखिए, कथन 3 के बारे में ये है, अगर आप लोग को कन्फ्यूजन हो तो देखिए, मनरेगा जो इसे काम मिलता है, मनरेगा। ठीक, इसके अलावा शिक्षा का अधिकार, इसके अलावा सोचिए,
पंचायती राज संस्थाओं का सृजन, ठीक है, किसका? पंचायती राज संस्थाओं का सृजन। इसके अलावा मिड डे मील, ठीक है। कौन कौन सा हो गया? शिक्षा का अधिकार, पंचायती राजों का सृजन, मिड डे मील आदि जो है अधिकार हमें मिलते हैं, जो कि मूल अधिकारों के अलावा है, ठीक है, मूल अधिकारों के अलावा मिल रहे हैं। कहाँ कौन देता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से हमें प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए आपको लग रहा होगा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ मैं, लेकिन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं और ऐसे बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, इस वजह से तेज़ी में चल रहे हैं हम। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? तो भारत में फेडरेशन या संघ, देखिए सबसे पहली चीज़, ये जहाँ पर भी फेडरेशन शब्द आएगा या संघ आएगा, फेडरेशन आया तब तो ठीक है, लेकिन अगर संघ आएगा तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के इंग्लिश वाले पार्ट को ज़रूर देख लेंगे, ठीक, क्योंकि अगर वहाँ हो सकता है फेडरेशन का प्रयोग किया गया हो या फिर यूनियन का, तो यूनियन या फेडरेशन जो भी होगा इंग्लिश वाले पार्ट में, उसके हिसाब से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4 हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत में फेडरेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इसमें स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनी व्यवस्था संबंधी विशेषता निहित है। दूसरा कथन है कि भारतीय संविधान में फेडरेशन शब्द का कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया है। तीसरा है कि इसे प्रकृति में अर्धसंघीय रूप में वर्णित किया गया है, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1, 2, 3 तीनों कथन ही सत्य हैं। क्यों सही है? तो देखते हैं। यहाँ पे फेडरेशन की बात कर रहा है, पहला तो आपका क्लियर ही होगा, इसमें स्वतंत्र न्यायपालिका द्विसदनी व्यवस्था संबंधी विशेषता निहित है, ठीक है। फेडरेशन की बात कर रहा है, यूनियन की नहीं। यूनियन तो लिखा है लेकिन फेडरेशन कहीं भी नहीं लिखा है, ठीक। और इसे प्रकृति में अर्धसंघी किसने कहा था? तो इसे प्रकृति में अर्धसंघी कहा था केसी किसने कहा था? केसी वेयर ने, ठीक, केसी वेयर, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? तो यह है कि उच्च न्यायालयों के संदर्भ में, देख लीजिए, उच्च न्यायालयों के संदर्भ में बात की जा रही है। अब देखिए, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। उच्च न्यायालयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन देख लेते हैं क्या क्या है। पहला कथन है कि यह किसी अधीनस्थ न्यायालय में लंबित वाद को अपने पास मंगवा सकता है यदि उसमें विधि का कोई सारभूत प्रश्न निहित हो जिसकी संवैधानिक व्याख्या की आवश्यकता हो। दूसरा कथन है, इसे स्वयं के निर्णयों या आदेशों अथवा विनिश्चयों का पुनर्विलोकन करने तथा उन्हें संशोधित करने की शक्ति प्राप्त है। तीसरा कथन है कि इसे अंतर्राज्यीय विवादों के मामले के अधिनिर्णय की शक्ति प्राप्त है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन हमारे क्या है? तो इसमें सही आंसर होगा आंसर नंबर, बताइए। हाँ, आंसर नंबर ए, ठीक। क्यों ऐसा है? तीसरा क्यों नहीं है भैया? तो तीसरा जो है ये सुप्रीम कोर्ट की, यानी कि उच्चतम न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है। कौन से अनुच्छेद के अंदर? ये है आर्टिकल 131 के अंदर, ठीक है। अंतर्राज्यीय विवादों से संबंधित कोई विवाद अगर होता है तो वह उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता के अंदर आता है, न कि उच्च न्यायालयों की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 हमारा। ये क्या है? तो यह धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत सूचीबद्ध अधिकारों पर युक्त निर्बंधन आरोपित किए जा सकते हैं। लोक व्यवस्था के आधार पर, स्वास्थ्य के आधार पर, सदाचार के आधार पर। ऑप्शंस देख लीजिए आप लोग। ठीक है, तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर डी, यानी कि तीनों कथन सही हैं। तीनों के आधारों पर, इन तीनों के आधार पर
धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। किसके किसके? लोक व्यवस्था के आधार पर, स्वास्थ्य के आधार पर और सदाचार के आधार पर। ठीक, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? तो निम्नलिखित में से किन्हें हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र का भविष्य फल कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए है मूल अधिकार, बी राज्य की नीति के निदेशक तत्व, सी उद्देशिका तथा डी मूल कर्तव्य। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा? हाँ, इसका सही आंसर होगा उद्देशिका। ठीक है, इसे किसने कहा था इस कथन को? तो इस कथन को कहा था के.एम. मुंशी जी ने। ठीक है, मुंशी जी ने क्या कहा था? तो हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र का भविष्य फल कहा था। किसे कहा था? तो उद्देशिका को कहा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 स्व अभिशंसन के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है और यह संरक्षण निम्नलिखित में से किन पर विस्तारित नहीं है। मतलब स्व अभिशंसन के विरुद्ध संरक्षण किन पर विस्तारित नहीं है। तो देख लेते हैं हम लोग। पहला कथन क्या है? मौखिक साक्ष्य पर, या भौतिक वस्तुओं के प्रस्तुतिकरण पर, या फिर रक्त के नमूनों पर। तो कूट के देख लीजिए आप लोग क्या है ऑप्शंस। तो हाँ, ये है ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, यानी कि भौतिक वस्तुओं का प्रस्तुतिकरण तथा रक्त के नमूनों के विरुद्ध जो है अनुच्छेद 20 के तहत संरक्षण नहीं प्राप्त होता है। ठीक, इसके भौतिक वस्तुओं में या रक्त के नमूने, भौतिक वस्तुओं में आ जाएगा जो भी आपके हथियार वगैरह उपयोग किए जाते होंगे, या रक्त के नमूनों के अलावा इसमें और क्या क्या आ जाएगा? अंगूठे के निशान, सिग्नेचर, ठीक, आदि चीज़ें आएंगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि राज्य के अधीन सेवाओं में नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में पदों के आरक्षण के प्रावधान हेतु राज्य की शक्ति संवैधानिक रूप से निम्नलिखित में से किसके अधीन संरक्षित है? ठीक, ऑप्शन है स्वतंत्रता का अधिकार, बी है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, सी है शोषण के विरुद्ध अधिकार और डी समता के विरुद्ध अधिकार। तो बताइए। ये है आंसर नंबर डी। इसमें इतना सोचने वाली बात भी नहीं थी। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ये क्या कहता है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 33 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? तो अनुच्छेद 33 के अधीन विधि निर्माण की शक्ति केवल संसद को प्राप्त है, न कि राज्य विधानमंडलों को। दूसरा कथन है कि अनुच्छेद 33 के तहत निर्मित विधि को किसी भी न्यायालय में किसी मूल अधिकार के उल्लंघन के संबंध में चुनौती नहीं दी जा सकती। और कथन 3 है कि अनुच्छेद 33 के तहत निर्मित विधि में केवल सशस्त्र बलों के युद्धक कर्मचारियों और अधिकारियों को शामिल किया गया है। ऑप्शंस देख लेते हैं हम लोग क्या क्या है इससे संबंधित। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल 1 और 2 सही है। तीसरा इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे दिया है केवल युद्धक कर्मचारियों की बात किया गया है, जबकि नहीं, अनुच्छेद 33 के तहत निर्मित विधि में केवल जो है अनुच्छेद 33 के तहत निर्मित विधि में सशस्त्र बलों के युद्धक के साथ साथ गैर युद्धक कर्मचारियों को भी शामिल किया जाता है। ठीक, गैर युद्धक कर्मचारी कौन कौन से होते हैं? तो भैया जैसे नाई हो गया, बढ़ई हो गया उनका, आदि आदि। ठीक, तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? तो निम्नलिखित में से कौन से कर्मचारी अधिकारी केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी कि कैट के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत शामिल हैं? पहला है उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और कर्मचारी, दूसरा है संसदीय सचिवालय के कर्मचारी, तीसरा अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी, चौथा है रक्षा सेवाओं के सिविलियन कर्मचारी। ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन से हैं।
ठीक है, जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 और 4 ये दोनों, 3 और 4 ये दोनों कैट के अंदर आएंगे। अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी तथा रक्षा सेवाओं के सिविलियन कर्मचारी, सभी कर्मचारी अगर आ जाएगा तो वो ऑप्शन गलत होगा, केवल सिविलियन कर्मचारी। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ये क्या कह रहा है, यदि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है, आधार कौन सा है, सशस्त्र विद्रोह का, ठीक, के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है, तो इस स्थिति में अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु न्यायालय में समावेदन करने के अधिकार को राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है। तीसरा कथन है, अनुच्छेद 21 और 22 के अंतर्गत प्रदत्त मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित नहीं किया जा सकता है। अपने ऑप्शंस देख लेते हैं हम लोग क्या क्या है। ठीक है, देख लिया होगा आप लोगों ने। तो इसका सही आंसर है इसमें केवल 2, कथन नंबर 2 सही, यानी कि ऑप्शन बी सही है। बाकी दोनों गलत क्यों है देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए, पहली चीज़ तो अनुच्छेद 19 किस अनुच्छेद के तहत स्वतः निलंबित होता है, ये होता है आर्टिकल 358 के तहत। लेकिन कब होता है, जब जो है युद्ध या बाह्य आक्रमण का आधार हो आपातकाल लगाने के लिए। ठीक, युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर यदि आपातकाल लगता है तो अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त मूल अधिकार आर्टिकल 358 के द्वारा स्वतः निलंबित हो जाते हैं। ठीक, इनके लिए राष्ट्रपति द्वारा कोई उद्घोषणा नहीं की जाती है, पहली चीज़। और तीसरा कथन क्यों गलत है, तो तीसरे में देखिए अनुच्छेद 21 और 22 की बात कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके बाकी सभी मौलिक अधिकार का प्रवर्तन निलंबित हो जाता है। ठीक, और यह कब से हुआ था, तो यह हुआ था भैया संविधान के जो है 44वें संशोधन के द्वारा। कब, तो 1978 में। ठीक, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13 है। ये कहता है भारत में पंचायतों के पंचायत का चुनाव लड़ने का अधिकार है संवैधानिक अधिकार, सांविधिक अधिकार, विधिक अधिकार या फिर मूल अधिकार। तो यह है हमारा संवैधानिक अधिकार। ठीक, क्यों है, तो देखिए संविधान के भाग 9 में जो है चुनाव लड़ने की बात की गई है। ठीक, इसी के आलोक में जो है पंचायत के किसी भी पद के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार संवैधानिक अधिकार कहा जाता है। ठीक, संवैधानिक अधिकार है यह हमारा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ये क्या कहता है, दो क्वेश्चन नंबर 14 में है कि भारत सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता या विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन कौन सी, किस स्वरूप की बात कर रहा है, संसदीय स्वरूप की। ठीक, तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। सबसे पहले तो भारतीय संसद की संप्रभुता, दूसरा कथन है नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका, तीसरा कथन है कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व। ऑप्शंस आप लोग देखिए और बताइए। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केवल 2 और 3। ठीक, भारतीय संसद को हम इस अर्थ में संप्रभु नहीं कह रहे हैं क्योंकि संविधान के मूल ढांचे के अंदर यदि संसद कोई विधि ऐसी बनाती जो संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है, ठीक, संविधान के मूल ढांचे का यदि उल्लंघन होता है संसद की किसी विधि द्वारा, तो न्यायपालिका उसे अवैध या शून्य करार दे सकती है। ठीक, इन अर्थों में हम भारतीय संसद को संप्रभु नहीं मान रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कहता है, यह है कि भारत के निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है, तो संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों हेतु अर्हताएं और शर्तें निर्धारित की गई हैं। दूसरा कथन है कि निर्वाचन आयुक्तों की सेवानिवृत्ति के पश्चात सरकार द्वारा किसी अन्य पद पर उनकी नियुक्ति प्रतिबंधित है।
तो कौन कौन सा कथन सही है? ऑप्शंस देख लीजिए आप लोग। ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि न तो एक न तो दो। पहली चीज़ तो संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की जो है अर्हताएं और शर्तें नहीं दी गई हैं। ठीक। दूसरा जो है, निर्वाचन आयुक्तों की सेवानिवृत्ति के पश्चात सरकार द्वारा उनकी नियुक्ति के संदर्भ में कोई रोक नहीं लगाई गई है। ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 हमारा। ये दिया है एक कथन हमारा। ठीक। इस परिच्छेद को हमें पढ़ना है, क्या है तो देखते हैं। इसे भारत के शासन को बेहतर बनाने वाले अधिनियम के रूप में जाना जाता है। इसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और सरकार क्षेत्रों और राजस्व संबंधी शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया। तो उपर्युक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किसे संदर्भित किया जा रहा है? भारत सरकार अधिनियम 1858, चार्टर अधिनियम 1853, भारत परिषद अधिनियम 1861 या फिर ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1858। देखिए यहाँ पे दिया है ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। ये कब समाप्त किया गया था, किस अधिनियम में? तो 1858 के अधिनियम में समाप्त किया गया था। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 17 या 17। भारत के संविधान में उल्लिखित धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत यह उपबंधित किया गया है कि किसी व्यक्ति को राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा प्राप्त करनी है तो बाध्य नहीं किया जा सकता है। दूसरा कथन है कि सरकारों द्वारा धार्मिक विन्यासों और तीर्थ यात्रियों पर कोई शुल्क आरोपित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शंस देख लीजिए आप लोग, कौन कौन सा सही है ये चुनना है हमें। ठीक है, इसका सही ऑप्शन है केवल एक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक। दूसरा क्यों नहीं सही है तो देखिए, तीर्थ यात्रियों को कुछ सुविधाएं देने के लिए सरकार उन पर शुल्क या कर लगा सकती है। ठीक, और लगाती भी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18। अनिवासी भारतीय और विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, दोनों को किसी भी उद्देश्य से भारत आने के लिए प्रवेश वीजा की आवश्यकता होती है। दूसरा कथन है, कृषि या बागान परिसंपत्तियों के अधिग्रहण से संबंधित मामलों के संदर्भ में दोनों की स्थिति समान है। इसमें चुनना क्या है तो कौन से कथन सही है? तो ऑप्शंस देख लीजिए आप लोग। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि न तो एक न तो दो। सबसे पहली चीज, जो प्रवासी भारतीय नागरिक होता है, प्रवासी भारतीय नागरिक होता है, या तो भैया भारत का ही नागरिक होता है या हमारा ही नागरिक होता है, या किसी अन्य देश में जाएगा तो वहाँ के लिए इसे वीज़ा की ज़रूरत होगी, भारत आने के लिए नहीं। ठीक। इसके अलावा यहाँ पे तो इसीलिए यह कथन गलत है। इसके अलावा ओसीआई कार्ड धारक के बारे में एक बात बता दूं आपको, तो जिसके पास भी ओसीआई कार्ड है वह जो है आजीवन उसके पास भारत का वीज़ा रहता है। ठीक, आजीवन भारत का वीज़ा रहता है। ठीक। और इसे कब किस अधिनियम में मान्यता दी गई? तो इसे दी गई है नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत। ठीक, नागरिकता एक्ट 1955 के तहत। ठीक है, बाकी दूसरे कथन पर चलते हैं। दूसरा क्यों गलत है तो देखिए, ओसीआई कार्ड धारक को कृषि और बागान परिसंपत्तियों के अलावा अन्य समस्त अधिकार एनआरआई के समान प्राप्त है। सिर्फ कृषि और बागान संपत्तियों का वह अधिग्रहण नहीं कर सकता है, बाकी सभी जो है अधिकार इसके प्रवासी भारतीय नागरिकों के समान ही हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है तो पहला कथन है, संविधान में प्रत्येक राज्य हेतु भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के पद का प्रावधान किया गया है।
दूसरा कथन है कि केवल अल्पसंख्यकों के कल्याण से संबंधित क्षेत्र में 10 वर्ष से अधिक का अनुभव रखने वाले व्यक्ति को ही इस पद पर नियुक्त किया जा सकता है। ऑप्शंस देख लीजिए। तो इसमें सही आंसर है आंसर नंबर डी, यानी कि न तो एक न तो दो। सबसे पहली चीज़, प्रत्येक राज्य में नहीं, केवल एक होता है, केवल एक होता है भाषाई अधिकारी। ठीक है। नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत की जाती है? तो ये की जाती है आर्टिकल नंबर, बताइए, ये की जाती है आर्टिकल नंबर 350 के तहत। कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ठीक। इसके अलावा सेकंड ऑप्शन चलते हैं। तो सेकंड ऑप्शन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है। ठीक है। इनकी योग्यता, कार्यकाल, भत्ते, सेवा शर्तों और उसके पद के हटाने के संबंधित कोई भी प्रक्रिया संविधान में निर्दिष्ट नहीं की गई है। ठीक है। इसलिए ऑप्शन 2 भी गलत हो जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, देखते हैं ये क्या है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत भारतीय संघ की अभिव्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? देखिए, अनुच्छेद 1 की बात हो रही है। ठीक। तो पहला कथन है राज्यों के राज्य क्षेत्र, दूसरा है संघ राज्य क्षेत्र, तीसरा है किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अर्जित किए जाने वाले क्षेत्र। ऑप्शंस हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। ऑप्शंस आप लोग देख लिए होंगे। तो मैं आपको एक और बात बता दूं, मैं ये क्वेश्चन नंबर 20 अभी आज के लेक्चर में सॉल्व नहीं कराने जा रहा हूँ। ये आप खुद से देखिए और एक बार सोचिए, क्योंकि पहला ही अनुच्छेद है भाई। ठीक है। तो इसे आप लोग देखिए और इसे मैं कल इसका आंसर बता दूंगा आपको। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21। क्या कहता है ये? तो क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के विधेयक के माध्यम से संसद द्वारा किसी राज्य का नाम परिवर्तित किया जा सकता है? ऑप्शन ए है संसद के साधारण बहुमत से पारित विधेयक द्वारा, संसद के विशेष बहुमत से पारित विधेयक द्वारा, ऑप्शन सी है संसद के विशेष बहुमत एवं राज्य विधायिका के अनुसमर्थन से पारित विधेयक द्वारा, और डी है कि संसद के पूर्ण बहुमत से पारित विधेयक द्वारा। तो बताइए सही ऑप्शन कौन सा है इसमें? इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, संसद के साधारण बहुमत से पारित विधेयक द्वारा। यानी कि अगर संसद द्वारा किसी राज्य का नाम परिवर्तित करना है तो वह एक साधारण बहुमत से ही परिवर्तित कर सकता है उस राज्य का नाम। ठीक। इसके अलावा और क्या क्या कर सकता है? तो देखिए, इसके अलावा वह जो है नए राज्यों का प्रवेश, न्यू स्टेट की एंट्री, ठीक, उनका गठन, ठीक, नए राज्यों का प्रवेश, गठन, नए राज्यों का निर्माण, उनके क्षेत्रों का निर्धारण, ठीक, मौजूदा राज्यों के नामों में परिवर्तन, ये सब जो है संसद जो है साधारण बहुमत से ही पारित कर सकता है। ठीक। और राज्य बशर्ते कंडीशन एक होती है कि इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति ली जाती है। राष्ट्रपति की इस विधेयक को लाने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति होना आवश्यक है। ठीक। और राष्ट्रपति क्या करता है कि उस विधेयक को राज्यों के पास भेजता है और एक निश्चित समय के लिए भेजता है। राज्य उस पर अपनी स्वीकृति दे भी सकता है, ठीक, या तो स्वीकृति देगा या फिर अस्वीकृति देगा। ठीक। दोनों में से कुछ भी देगा या फिर हो सकता है कुछ भी ना दे। तब भी जो है उस विधेयक को संसद द्वारा साधारण विधेयक की तरह पारित करके उस राज्य की नाम में परिवर्तन कर दिया जा सकता है। ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? तो स्वतंत्रता एवं समानता के मध्य संबंध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समानता के अभाव में स्वतंत्रता बहुसंख्यकों पर कुछ लोगों के आधिपत्य को स्थापित करेगी। दूसरा है कि स्वतंत्रता के बिना समानता व्यक्तिगत प्रयासों को बाधित करेगी। आराम से पढ़िए, आराम से समझिए, बस केवल शब्दों का खेल है। ठीक है। ऑप्शंस देख लेते हैं हम लोग, कौन कौन सा सही है कौन कौन सा गलत है। तो भैया इसमें आंसर दोनों सही है, इतना तो हम लोग जानते ही जानते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, यह है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इसका गठन 1947 में राज्यों के पुनर्गठन हेतु निर्धारण हेतु किया गया था। फिर से पढ़ देता हूँ कि इसका गठन 1947 में राज्यों के पुनर्गठन के निर्धारण हेतु किया गया था। दूसरा कथन है कि इसे फजल अली की अध्यक्षता में गठित किया गया था। तीसरा है कि इसने एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को अस्वीकृत कर दिया था। तो कौन ऑप्शंस देख लेते हैं हम लोग। ठीक, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? इसमें सही है आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2 और 3। ठीक, 2 और 3। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं गठन कब हुआ था। देखिए, एसआरसी का गठन 1947 में नहीं, 1947 में नहीं, ये हुआ था 1953 में, अध्यक्षता में फजल अली की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, इन्होंने क्या क्या सिफारिश की थी या क्या क्या प्रावधान बताए थे राज्यों के पुनर्गठन के लिए। तो देखिए, सबसे पहले तो कहा था इन्होंने कि देश की एकता एवं सुरक्षा का अनुरक्षण और सुदृढ़ीकरण, साथ ही साथ भाषाई एवं सांस्कृतिक एकरूपता। इसके अलावा चार तरीके बताए थे इन्होंने राज्यों के पुनर्गठन हेतु, 4 उत्तरदायी कारणों को बताया था। कौन कौन सा था? तो पहला था हमारा देश की एकता एवं सुरक्षा। ठीक, दूसरा का था भाषाई एवं सांस्कृतिक एकरूपता। ठीक, दूसरा भाषाई एवं सांस्कृतिक एकरूपता। तीसरा क्या था? तो तीसरा था वित्तीय, आर्थिक और प्रशासनिक तर्क। और चौथा क्या था? तो चौथा था प्रत्येक राज्य के साथ साथ संपूर्ण देश में लोगों के कल्याण की योजना एवं इसका संवर्धन। ठीक, आयोग ने सुझाव दिया था कि मूल संविधान के तहत 4 वर्गों में किए गए राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त किया जाए और 16 राज्य, देखिए फजल अली की अध्यक्षता में जो वो बना था राज्य आयोग, उसने 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाने की सिफारिश की थी। कितनी? 16 स्टेट और 3 केंद्र शासित प्रदेश की बात की थी। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? तो ये है क्वेश्चन नंबर 24। ये कहता है कि रीट अधिकारिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि संसद विधि द्वारा मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु उच्चतम न्यायालय के अतिरिक्त किसी अन्य न्यायालय को भी रीट अधिकारिता का उपयोग करने का अधिकार प्रदान कर सकती है। दूसरा कथन कह रहा है कि उच्च न्यायालय की रीट अधिकारिता उच्चतम न्यायालय की तुलना में व्यापक है। तीसरा कथन है कि उच्च न्यायालयों द्वारा रीट अधिकारिता का उपयोग करने से मना किया जा सकता है। ठीक है, तो अब ऑप्शंस देख लीजिए कौन कौन से सही हैं, कौन कौन से गलत हैं, इसे आप लोग सॉल्व करिए। तो सबसे पहले इसमें सही कौन सा है? तो इसमें भैया सही है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तीनों कथन सही हैं। तो चलिए देख लेते हैं एक बार भैया इसको। ठीक, सबसे पहले तो संसद एक अन्य न्यायालय का गठन या अन्य किसी को भी इसकी अन्य न्यायालय को भी रीट अधिकारिता के उपयोग करने के लिए अधिकार प्रदान कर सकती, सही है। ठीक, लेकिन फिलहाल कोई गठन नहीं है, इसलिए जो है केवल उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा रीट अधिकारिता का प्रयोग किया जाता है। ठीक, दूसरा कथन है कि उच्च न्यायालय की रीट अधिकारिता उच्चतम न्यायालय से अधिक है। अरे भैया, अभी तक तो हम पढ़ते आए थे कि उच्चतम न्यायालय की जो चीज़ें होंगी वो उच्च न्यायालय तो छोटा होगा और उच्चतम न्यायालय बड़ा होगा, लेकिन रीट अधिकारिता में ऐसा नहीं है। उच्चतम न्यायालय क्या है? वो सिर्फ मूल अधिकारों को लेकर के ही रीट जारी कर सकता है। ठीक, जबकि उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के अतिरिक्त अन्य अधिकारों के संदर्भ में भी रीट का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि उच्च न्यायालय द्वारा रीट अधिकारिता का उपयोग प्रयोग करने से मना भी किया जा सकता है। हाँ भैया, क्योंकि उच्चतम न्यायालय को यानी सुप्रीम कोर्ट की जो रीट अधिकारिता है वो आर्टिकल 32 के अंदर आती है। ठीक, आर्टिकल 32 में आती है। ठीक, जो कि मूल अधिकार है। ठीक, मूल अधिकार है, हमारा फंडामेंटल राइट है।
इसलिए सुप्रीम कोर्ट तो मना कर ही नहीं सकता है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय मना कर ही नहीं सकता। जबकि जबकि उच्च न्यायालय द्वारा जो रीट अधिकारिता का प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है आर्टिकल 226 यानी कि 226 के तहत, जो कि एक संवैधानिक उपचार का जो कि एक विवेकाधीन अधिकार है, यानी कि संवैधानिक उपचार इसमें विवेकाधीन रहता है। ठीक, मतलब उच्च न्यायालय अपने विवेक से निर्णय ले सकता है कि वह रीट जारी करेगा कि रीट नहीं जारी करेगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा इसमें। नेक्स्ट चलते हैं। तो निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है कि राज्य के नीति के निदेशक तत्व और संबंधित विचारधारा। तो पहला क्या है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर बढ़ावा देना, गांधीवाद से संबंधित है। मादक पेय पदार्थ और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के उपयोग का प्रतिषेध, उदारवाद। देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता सुनिश्चित करना, समाजवाद। इसमें करना क्या है भैया, इसमें करना है कि उपर्युक्त युग्मों में कौन सा से सही सुमेलित हैं। तो चलिए फिर से देख लेते हैं हम लोग। सुमेलित कराना है, एक बार आप लोग पढ़ लीजिए। तो ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर बढ़ावा देना गांधीवाद से संबंधित है। ये मैं पूछ नहीं रहा हूँ, ना बता रहा हूँ आपको, ये बस ऑप्शन पढ़ रहा हूँ। ठीक, मादक पेय पदार्थों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के उपयोग का प्रतिषेध उदारवाद से संबंधित है। तो देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता सुनिश्चित करना, समाजवाद। तो अब कौन कौन सा सही सुमेलित है बताइए। देखिए ऑप्शंस देखिए पहले इसमें। ठीक, तो इसमें मैं आपको बता दूं केवल एक सही है, यानी कि कौन सा कथन, यह सही है ऑप्शन नंबर 1। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर बढ़ावा देना गांधीवाद से संबंधित है। ठीक, सबसे पहले तो हम लोग एक नज़र डाल देते हैं कौन कौन से अधिकार गांधीवाद से संबंधित है, कौन कौन से समाजवाद से और कौन कौन से उदारवाद से। ठीक, गांधीवाद, उदारवाद और समाजवाद। तो देखिए आर्टिकल मैं बता देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा सब। ठीक, सबसे पहले हम लोग देखते हैं उदारवाद को। तो उदारवाद में कौन कौन से आर्टिकल आएंगे, तो आर्टिकल 38 में क्या है, 38 के तहत कौन कौन से अधिकार आएंगे। तो देखिए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय द्वारा अनुप्रमाणित तथा सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना, आय, प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसरों की असमानताओं को समाप्त करना। काफ़ी जल्दी जल्दी पढ़ूंगा मैं। ठीक, इसके अलावा क्या है, सभी नागरिकों की आजीविका के पर्याप्त साधनों को प्राप्त करने का अधिकार, सामूहिक हित के लिए समुदाय के भौतिक साधनों का समान वितरण, धन और उत्पादन के साधनों के संकेंद्रण पर रोक, पुरुष एवं महिलाओं को दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो। साथ ही साथ कौन सा एक आएगा, तो बालकों को स्वास्थ्य विकास के अवसर प्रदान करना। ठीक, बालकों को स्वस्थ विकास के अवसर प्रदान करना, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आएंगी, ये सारी चीज़ें समाजवाद के अंदर आएंगी। नेक्स्ट है हम देखते हैं एक और है इसमें। तो समान न्याय को प्रोत्साहन एवं निर्धनों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना, यह भी समाजवाद के अंदर आएगा। 39A में है ये। ठीक है, नेक्स्ट इसी में है समाजवाद में ही कि काम प्राप्त करने एवं शिक्षा पाने और बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी एवं निःशक्तता की दशाओं में लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार 41 में आएगा। ठीक, आर्टिकल। ठीक, नेक्स्ट है कि कार्य की न्याय संगत तथा मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंधन करना, 42। ये आर्टिकल पढ़ रहा हूँ, 39A, 41, 42। ठीक है, बार बार नहीं बताऊँगा। नेक्स्ट है कि सभी कर्मकारों के लिए निर्वाह, शिष्ट जीवन स्तर तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसरों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, 43। सब समाजवाद में चल रहा है, इधर उधर कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। नेक्स्ट है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना, 43 का A। नेक्स्ट है लोगों के पोषाहार स्तर तथा जीवन स्तर को ऊंचा करना और लोक स्वास्थ्य में सुधार करना, 47। ठीक, ये थे सब समाजवाद के अंदर। अब नेक्स्ट देखते हैं गांधीवाद सिद्धांत के अंदर कौन कौन सी विचारधाराएं हैं।
ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो ग्राम पंचायतों का गठन करना, उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक शक्तियों एवं प्राधिकार प्रदान कर आवश्यक शक्तियाँ एवं प्राधिकार प्रदान करना, आर्टिकल 40। नेक्स्ट है ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को वैयक्तिक या सहकारी आधार पर बढ़ावा देना, आर्टिकल 43 को डिटेल में पढ़िएगा तब दोनों का डिफरेंस समझ पाएंगे, क्योंकि हमने ऊपर भी 43 के बारे में बात किया है। ठीक। नेक्स्ट है क्या, नेक्स्ट है सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कार्यकरण, लोकतांत्रिक नियंत्रण और व्यावसायिक प्रबंधन को प्रोत्साहित करना, 43 का बी। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और समाज के अन्य दुर्बल वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों की अभिवृद्धि तथा सामाजिक अन्याय एवं शोषण से उनकी सुरक्षा करना, 46। सारे आर्टिकल हैं ये, 46। नेक्स्ट है मादक पेय पदार्थों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के उपयोग, औषधीय प्रयोजनों को छोड़कर का प्रतिषेध करना, आर्टिकल 47 गांधीवाद में ही है। नेक्स्ट है गाय और बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों का परिरक्षण, यानी कि उनकी रक्षा और सुधार तथा बलि का प्रतिषेध, कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 48 गांधीवाद में ही। ठीक है, ये तो हो गया हमारे गांधीवाद से संबंधित विचार। नेक्स्ट है उदारवाद। तो उदारवाद में कौन कौन से विचार शामिल है, यह है कि संपूर्ण देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, यानी कि ये वाला अनुच्छेद 44 में। ठीक। नेक्स्ट है प्रारंभिक शैशवावस्था की देखरेख और सभी बालकों को उस समय तक जब तक कि वे 6 वर्ष की आयु पूर्ण न कर ले शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयास करना, आर्टिकल 45। ठीक। कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों को संगठित करना, आर्टिकल 48। नेक्स्ट है पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करना, 48 का ए। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महत्व के घोषित किए गए कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि के स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं का संरक्षण करना, 49। नेक्स्ट है राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, 50। ठीक है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि करना और राष्ट्रों के मध्य न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि एवं संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता द्वारा निपटारे को प्रोत्साहित करना, आर्टिकल 51। ठीक है, ये सभी उदारवाद के अंदर आएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में तो मुझे लग रहा है पूरा डीपीएसपी हमने पढ़ डाला है। चलिए, अच्छी बात है, रिवीजन हो गया हमारा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26 किस बारे में है ये, तो देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं तब पता चलेगा ना भाई किस बारे में है। तो ये है क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है हमारा, क्षेत्रीय परिषदें संवैधानिक निकाय हैं जिनका गठन राज्यों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देने हेतु किया गया है। दूसरा है कि सभी क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तीसरा कथन है कि इनके निर्णय राज्य सरकारों पर बाध्यकारी होते हैं। तो कौन से ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन आप लोग देख लीजिए फिलहाल। तो इसमें जो है सही ऑप्शन है, ऑप्शन कोई नहीं सही है, ऑप्शन नंबर डी उपरयुक्त में से कोई नहीं सही। ले भैया, इतना मेहनत से पढ़े और कोई नहीं सही निकला। देखिए पहली चीज़ तो ये संवैधानिक नहीं सांविधिक निकाय हैं। कौन से निकाय हैं, सांविधिक। ठीक, सांविधिक निकाय हैं क्षेत्रीय परिषदें। कब गठित की गई थी बताइए। तो सबसे पहले देश में जो है 5 क्षेत्रों में गठित की गई थी। कौन कौन से, उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी, एक और बचेगा, कौन सा बचेगा बताइए, दक्षिणी। ठीक, किस अधिनियम में गठित की गई थी, तो इसका गठन जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम यानी कि SRC 1956 के तहत किया गया था। ठीक, 5 क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया था। कौन कौन सी, उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी। ठीक, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किया गया था। ठीक है,
इसके अलावा एक और बन गई बाद में क्षेत्रीय परिषद, कौन सी बन गई थी? ये बन गई थी पूर्वोत्तर परिषद। ठीक, पूर्वोत्तर परिषद एक और बन गई थी, हमारी छठवीं। कब बनी थी यह? तो इसका निर्माण एक अलग से अधिनियम बना करके किया गया था 1971 में। कब? तो 1971 में, 1971 में। ठीक, किस अधिनियम से? तो पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम के तहत इसका किया गया था गठन। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन को, देखते हैं क्या है। तो क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष प्रधानमंत्री नहीं, गृह मंत्री होता है। ठीक, गृह मंत्री सभी क्षेत्रीय परिषदों का। ठीक है, जो 6 की 6 क्षेत्रीय परिषद है हमारी, उन सब का गठन अध्यक्ष जो है गृह मंत्री होता है। ठीक, इसके अलावा क्या है? तो देखिए, इसके अलावा और कौन कौन इनमें सदस्य होते हैं क्षेत्रीय परिषदों में, ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो गृह मंत्री के अलावा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, मतलब जिस क्षेत्र की परिषद होगी, जैसे कि पूर्वोत्तर क्षेत्र की परिषद है, पूर्वोत्तर क्षेत्र की परिषद है मान लीजिए, तो इसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के जितने भी राज्य होंगे, ठीक है, इन सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। ठीक है, इसके अलावा जो है प्रत्येक राज्य से, मतलब इन सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अलावा जो है, ये 6 मत मानिएगा, इन सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अलावा, ठीक है, सभी राज्यों, इन सब प्रत्येक राज्य से दो दो अन्य मंत्री होंगे। ठीक, इसके अलावा कौन होगा? तो क्षेत्र में जो है, अगर कोई केंद्र शासित प्रदेश है तो उस केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक भी होगा। अगर कोई केंद्र शासित प्रदेश है तो उसका प्रशासक भी इसमें होगा। ठीक है, इसके अलावा जो है निम्नलिखित, इसके अलावा जो है क्षेत्रीय परिषद के सलाहकार के रूप में कोई व्यक्ति, कुछ व्यक्ति जो है और हो सकते हैं जो उनके पास मताधिकार का अधिकार नहीं होगा। कौन कौन से व्यक्ति? तो देखिए, क्षेत्र में स्थित प्रत्येक राज्य की सरकार के मुख्य सचिव, इनके पास प्रत्येक राज्य की सरकार के मुख्य सचिव होंगे, ऐसा नहीं किसी एक राज्य के। ठीक है, मुख्य सचिव प्रत्येक राज्य के होगा इसमें, लेकिन इनके पास वोट का राइट नहीं होगा। ठीक, इसके अलावा तो प्रत्येक राज्य का विकास आयुक्त भी इसका सदस्य होता है। ठीक है, और इसके जो है परिषदों के उपाध्यक्ष कौन होते हैं? तो जितने राज्य होते हैं उन सभी राज्यों को जो है बारी बारी से मुख्यमंत्री जो होता है वो इसका उपाध्यक्ष होता है। ठीक है, कितने समय के लिए? तो 1 वर्ष के लिए। ठीक है, चलिए, और हाँ, तीसरा कथन क्या कह रहा है? तो राज्यों पर, राज्य सरकारों पर बाध्यकारी होते हैं? नहीं, बाध्यकारी नहीं होते हैं, इनके निर्णय ये केवल परामर्शी निकाय ही होते हैं। ठीक, परामर्शी निकाय होते हैं ये। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 27। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 27? ये है, नीति आयोग की टीम इंडिया विंग के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल है? किसके अंतर्गत? तो टीम इंडिया विंग की बात की जा रही है यहाँ पे। तो देखिए, क्या उन कौन शामिल है ये पूछ बताना है हमें। तो ऑप्शन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रत्येक राज्य और केंद्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधि, उच्च कोटि के, सी है कि उच्च कोटि के डोमेन विशेषज्ञ, विशेषज्ञ और विद्वान, नीति आयोग के साथ कार्य करने वाले युवा विद्वान और प्रशिक्षु छात्र। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है प्रत्येक राज्य और केंद्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं टीम इंडिया विंग में नीति आयोग के। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मतलब ये संविधान के कुछ प्रावधान दिए गए, ये उनके स्रोत दिए गए, हमें बताना है कौन से संवैधानिक स्रोत कहाँ से लिए गए हैं। ठीक, तो सबसे पहले है न्यायिक समीक्षा की शक्ति अमेरिका के संविधान से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो कनाडा का संविधान, अवशिष्ट शक्तियों का विचार ब्रिटिश का संविधान। मतलब कौन कौन सा सही सुमेलित है? तो बताइए, ये तो सब बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, केवल एक सुमेलित है। ठीक, न्यायिक समीक्षा की शक्ति अमेरिका के संविधान से ली गई। डीपीएसपी कहाँ से लिया गया? ये लिया गया आयरलैंड से। ठीक, इसके अलावा अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं बताइए? ये ली गई हैं कनाडा से। ठीक, कनाडा से ली गई हैं। अमेरिकी संविधान से और क्या क्या लिया गया है? अमेरिकी संविधान से और लिया गया मूल अधिकारों का घोषणा पत्र। ठीक,
मूल अधिकारों का घोषणा पत्र भी अमेरिकी संविधानों से लिया गया है। ठीक, अमेरिकी संविधान से लिया गया है। ठीक, इसके अलावा न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी अमेरिकी संविधान से ही ली गई है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि इसके अलावा करते रहेंगे तो पेपर बहुत बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक निकाय नहीं है, कौन से संवैधानिक निकाय नहीं है पूछ रहा है। तो देख लेते हैं भैया कौन कौन से नहीं है, बता देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। देखिए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो बताना है हमको कौन कौन से राष्ट्र संवैधानिक निकाय नहीं है। तो इसमें ऑप्शन दिख ही रहे होंगे आपको स्क्रीन पे, एक ऑप्शन अच्छा नहीं दिख रहा है। हाँ, अब बताइए। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 3 और 4 जो है, यानी कि सीवीसी केंद्रीय सतर्कता आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार, ये दोनों संवैधानिक आयोग नहीं है, बल्कि ये दोनों सांविधिक आयोग हैं। कौन से? सांविधिक आयोग हैं ये दोनों। ठीक है, बाकी दोनों संवैधानिक आयोग हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ दिया है वही भी बता दूं आपको। देखिए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को अभी बनाया गया है 2018 में। कब? 2018 में बनाया गया है। किस आर्टिकल में बनाया गया है और कौन से संशोधन से? तो ये बनाया गया है 102वें संशोधन से, 102। दो स्याही खत्म हो गई लगता है पेन की। ये बनाया गया है 2018 में 102वें संशोधन अधिनियम से बनाया गया है। संशोधन अधिनियम से बनाया गया है। ठीक, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को किस अनुच्छेद के अंदर बनाया गया है? तो ये बनाया गया अनुच्छेद 338 बी में। डी लिख दिया, बताइए। ये बनाया गया है अनुच्छेद 338 बी में। ठीक, बी में। ठीक है, क्लियर हो गया? बाकी तो क्लियर ही है आपको। राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में, केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के। अच्छा, केंद्रीय सतर्कता आयोग को बनाया कब गया था? ये बनाया गया था 1964 में। कब भैया? ये बनाया गया था 1964 में। ठीक, 1964 में। ठीक है, लेकिन जब बनाया गया था ये, तब उस समय ये एक कार्यकारी आदेश से बनाया गया था। ठीक, किस आदेश से? कार्यकारी आदेश से बनाया गया था। इसी कारण जो है अपने निर्माण के समय यह ना तो जो है संवैधानिक था और ना ही सांविधिक था। लेकिन बाद में कब? बाद में सन 2003 में, काफ़ी बाद में भैया, सन 2003 में सीवीसी को बाकायदा सांविधिक निकाय बना दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा एनएचआरसी जो है, यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार, ये तो शुरू से ही सांविधिक संस्था है। 1993 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। भारत के संविधान के तहत राष्ट्रीय महत्व के घोषित किए गए कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि के स्मारकों, संस्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? राज्य की नीति के निदेशक तत्व, मूल कर्तव्य से, संविधान की उद्देशिका में निहित मूल्य से, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत सम्मिलित विषय से। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, राज्य की नीति के निदेशक तत्वों से संबंधित है। ठीक है, कौन से आर्टिकल में दिया गया है? तो आर्टिकल 49 चेक कर लीजिए आप लोग। ठीक है, चेक क्या करना है? रिकॉल कर लीजिएगा, एक बार चेक कर फिर से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में।
ये क्या कह रहा है, तो किसी अन्य देश को किसी अन्य देश को भारतीय राज्य क्षेत्र के अध्यर्पण से, भारतीय राज्य क्षेत्र, फिर से पढ़ रहा हूँ, ठीक है, किसी अन्य देश को भारतीय राज्य क्षेत्र के अध्यर्पण से संबंधित विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन क्या है, तो इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के विधेयक को साधारण विधेयक के समान संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है। इस बारे में हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं बहुत अच्छे से। एक क्वेश्चन आया था हमारे राज्य से संबंधित, ठीक है, तो सॉल्व भी आसानी से कर सकते हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, 1 सेकेंड, 31 की बात हो रही है ना। हाँ, तो किसी अन्य देश को भारतीय राज्य क्षेत्र के अध्यर्पण से संबंधित विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा की आवश्यकता होती है। दूसरा कथन है, इस प्रकार के विधेयक को साधारण विधेयक के समान संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है। तो नहीं भैया, अभी गलत हो गया था, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। ठीक, ये है ऑप्शन नंबर डी। ऐसे करेंगे तो गलती हो जाया करेगी और पता भी नहीं चलेगा, न तो 1 न तो 2, दोनों नहीं सही है। ठीक है, पहली चीज, अगर आप भारतीय संविधान में जो है भारतीय राज्य क्षेत्र के बारे में जो प्रावधान किए गए हैं अनुच्छेद 3 के अंतर्गत, तो उसमें भारतीय राज्य क्षेत्र का किसी अन्य देश को अध्यर्पण करना शामिल नहीं है। और यहाँ बात हो रही है कि भारतीय राज्य क्षेत्र को अध्यर्पित कर दिया जाएगा किसी अन्य देश को, नहीं। आर्टिकल 3 में जो बात हुई है वो अध्यर्पण को लेकर के नहीं है। ठीक, इसलिए यदि ऐसा कोई भी कार्य किया जाता है तो इसके लिए जो है सबसे पहले तो अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जाएगा। जो भी संशोधन किया जाएगा अनुच्छेद 368 यानी कि आर्टिकल नंबर 368 के अंतर्गत संशोधन किया जाएगा। ठीक, और आर्टिकल नंबर 368 के लिए अगर कोई संशोधन किया जाता है तो इस आर्टिकल के द्वारा अगर संशोधन किया जाता है इसके माध्यम से, तो इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता तो नहीं ही होती है। ठीक है, दूसरी चीज, अनुच्छेद 368 के तहत अगर संशोधन होता है तो इसमें जो है विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। विशेष बहुमत की, ना कि साधारण बहुमत की। विशेष बहुमत यानी कुल उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 50 सदन की कुल सदस्य संख्या का 50% और साथ ही साथ उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3। ठीक है, ये दोनों कंडीशन एक साथ लागू होती विशेष बहुमत के लिए। ठीक है, और वो भी दोनों सदनों के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से इसका पारित होना आवश्यक है। ठीक है, इस संबंध में जो है 1969 में एक उच्चतम न्यायालय का आदेश भी आया था, उसे भी देख लेते हैं हम लोग। तो क्या था आदेश, तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा यह निर्णय दिया गया था कि भारत और किसी अन्य देश के मध्य यदि सीमा निर्धारण विवाद का समाधान करने हेतु कोई समस्या है तो वह समस्या उसे जो है संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, अगर सीमा के निर्धारण के लिए कोई विवाद है, ठीक, किसके लिए, सीमा के निर्धारण के लिए यदि कोई विवाद है तो इसमें जो है अगर कोई परिवर्तन करना है तो इसके लिए अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह केवल कार्यपालिका के आदेश द्वारा ही किया जा सकता है। ठीक, क्योंकि इसमें जो है भारतीय राज्य क्षेत्र को किसी अन्य देश को समर्पित करना या अध्यर्पण करना शामिल नहीं होता है। वो तो सीमा के विवाद को हल किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं मैं ऐसे ही करूँगा। नेक्स्ट है कि 32 क्वेश्चन नंबर, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के आरोपण के निम्नलिखित में से कौन सा या से निहितार्थ हैं। ठीक है, पहला कथन है कि राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद को भंग कर देता है। ठीक है, मेरे ख्याल से क्वेश्चंस ज़्यादा हो गए हैं, टाइम बहुत ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे मुझे। ये लगभग 50 मिनट से ऊपर का टाइम हो गया है या 1 घंटा हो गया, 59 मिनट्स का हो गया है वीडियो। तो अभी के लिए फ़िलहाल बस करते हैं, टाइम भी आप लोग देख ही रहे होंगे स्क्रीन पे अपने।
ठीक है, बाकी जो है हम अपना नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, शेष कहाँ से, तो क्वेश्चन नंबर 32 से हम लोग आगे की चर्चा करेंगे। बाकी मित्रों, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए अपने मित्रों के साथ, ताकि उनको भी इसका लाभ हो। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।